हाय दोस्तों, नमस्कार। कैसे हो आप लोग? आशा करता हूँ आपके परिवार में सभी लोग कुशलतापूर्वक होंगे। आज हम एक कंपनी का रिजल्ट डिस्कस करने वाले हैं जिसका नाम है कोफोर्स। और उससे पहले हम मेरा एक डिस्क्लेमर है कि इस कंपनी का जो पब्लिक डॉक्यूमेंट में डेटा मिला है हम उस डेटा को एनालाइज कर रहे हैं। आप इस स्टॉक को एज ए रिकमेंडेशन या बाय और सेल करने का ना लें, क्योंकि जो डेटा हमें उसमें मिलता है, क्या बोलते हैं, पीपीटी और कॉन कॉल में जो मतलब पब्लिक डोमेन में होता है उसी डेटा को हम डिस्कस करते हैं। बाकी जो कंपैरिजन करते हैं बाकी और भी कंपनियां होती हैं उनके साथ इसका कंपैरिजन करेंगे। तो क्या कंपनी बेटर है नहीं बेटर है आपके एनालिसिस और अंडरस्टैंडिंग में अगर खरी उतरती है तो आप अपना जो भी डिसीजन है आपका होना चाहिए। तो मेरे कहने से कोई स्टॉक और बाय मेरे कहने से कोई स्टॉक बाय और सेल ना करें, ना कोई मैं किसी प्रकार का टिप्स देता हूँ ना रिकमेंडेशन देता हूँ। तो बड़े सावधानीपूर्वक अपना पैसा निवेश करें, और निवेश बहुत महत्वपूर्ण चीज़ होती है। और मैं आपको एक एक्टिव इन्वेस्टिंग जो स्ट्रेटेजी सिखाने की कोशिश करता हूँ वो उसी पर बात करता हूँ, राइट। और मेरा एक वीडियो अभी आया है, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट रणनीति वर्सेस एक्टिव इन्वेस्टमेंट रणनीति, तो उसे देख सकते हैं। और वो थोड़ा वीडियो लंबा है और आपको काफ़ी चीज़ें उसमें मिल सकती हैं और बढ़िया हो सकता है। तो चलिए हम शुरू करते हैं। किसी कंपनी को अगर ट्रैक करना हो तो मैं आपको बता दूं, कंपनी को ट्रैक करने से जो पब्लिक मेरा कहना है, जब हम किसी कंपनी को ट्रैक करते हैं तो हम उसका लेटेस्ट कॉर्पोरेट डॉक्यूमेंट पढ़ना चाहिए। और लेटेस्ट डॉक्यूमेंट क्या होता है? कॉर्पोरेट डॉक्यूमेंट एक पीपीटी होता है, कॉन कॉल होता है, जो कि आपको कंपनी की वेबसाइट, एनएससी वेबसाइट और बीएससी साइट में मिल जाएगा। और फिर भी नहीं मिलता है तो स्क्रीनर में जाइए, गूगल में डालिए, स्क्रीनर टाइप करिए, और स्क्रीनर में जब जाएंगे आप तो आप वहाँ पर डालेंगे कंपनी का नाम। जैसे ही कंपनी का नाम डालेंगे, जैसे कोफोर्स की बात है, कोफोर्स को वहाँ डालेंगे तो कोफोर्स का खुल के पेज आ जाएगा। वहाँ आप देखेंगे राइट हैंड में डॉक्यूमेंट्स आएगा, और डॉक्यूमेंट को क्लिक करेंगे, वहाँ आपको पीपीटी और कॉन कॉल मिल जाएगा। इन दोनों पीपीटी और कॉन कॉल में हमें दो प्रकार का डेटा मिलता है, क्वान्टिटेटिव डाटा और क्वालिटेटिव डाटा। तो वो हमें पढ़ना चाहिए। उसके 6 पैरामीटर होते हैं जो आपको उसके बारे में पता होना चाहिए। जो 6 पैरामीटर हैं, जो इंडिकेटर्स हैं एक्टिव इन्वेस्टर के, किसी कंपनी को इवेलुएट करने के जो पैरामीटर्स हैं, अगर वो कंपनी उस पर खरी उतरती है तब आप उस स्टॉक के साथ रह सकते हो। और सबसे पहला जो बात करते हैं, पेस ऑफ सेल्स ग्रोथ होना चाहिए उसमें कंपनी में। और दूसरा होना चाहिए मार्जिन, इसमें पैट मार्जिन है, ऑपरेटिंग लेवरेज मिला है नहीं मिला है कंपनी को। तो तीसरा है टर्न ऑन बिजनेस, कहीं वो कंपनी ऐसी तो नहीं जो लॉस से प्रॉफिट में आ रही है। और चौथा है कि कैपेसिटी एक्सपेंशन, कंपनी जो कैपेस कर रही है नहीं कर रही है, अगर कैपेस कर रही है तो सो फॉर गुड। और पांचवा है रिटर्न ऑन इक्विटी, इक्विटी पे कितना रिटर्न मिल रहा है, अगर उसका डायरेक्शन पॉजिटिव है तो उस पर पैरामीटर पर हमें चेक करना चाहिए। और छठा है मैनेजमेंट गाइडेंस, मैनेजमेंट गाइडेंस के साथ ही दुनिया चलती है, क्योंकि जब मैनेजमेंट गाइडेंस बढ़िया होगा, जो चलाने वाले लोग बढ़िया होंगे, क्योंकि हम तो बाहर बैठे होते हैं, कंपनी तो वो चलाते हैं, तो हमें मैनेजमेंट की कमेंट्री पता होना चाहिए, वो क्या कहना चाह रहे हैं, क्या करना चाह रहा है। अगर कोई भी कंपनी इन 6 पैरामीटर पे अगर खरी उतरती है, इन सब चीज़ें, सेल्स ग्रोथ पॉजिटिव है, राइट, पेट मतलब उसका मार्जिन बढ़िया आ रहे हैं, कैपेस कर रही है कंपनी, और रिटर्न ऑन इक्विटी पॉजिटिव है, मैनेजमेंट गाइडेंस पॉजिटिव है, तो हम उस कंपनी के साथ रहना चाहिए, हमें उस ऐसी कंपनियों को ट्रैक करना चाहिए। तो हमने एक कंपनी खोजी है जिसका नाम है कोफोर्स लिमिटेड। एक आईटी कंपनी है और इसका जो बिज़नेस है काफ़ी कंट्रीज़ में है, तो हम इसका बिज़नेस मॉडल भी डिस्कस करेंगे। और ये दो प्रकार का डेटा जारी कर, मतलब दो प्रकार का डेटा का भाई, इंडियन रुपीज़ में भी डेटा जारी करती है, और यूएस डॉलर होते हैं उसमें भी अपना जो डॉक्यूमेंट्स है, वो जो फाइनेंशियल जो हाइलाइट्स हैं या जो भी डेटा है वो उसको लॉन्च करती है। तो आप इसकी सीट डॉलर में भी दे सकते हैं और इंडियन रुपीज़ में दे सकते हैं। तो हम कोफोर्स की बात करें तो बाकी पूरा आईटी सेक्टर वीक नहीं चल रहा है, और सब में जो सेल्स ग्रोथ है सब में किसी में माइनस है, बहुत कम, मतलब सिंगल डिजिट में भी उनकी ग्रोथ है। कोफोर्स एक ऐसी कंपनी है जिसका आईटी सेक्टर में ये जो है इसका पेस ऑफ सेल्स ग्रोथ ज़्यादा है। मतलब इसका रेवेन्यू की बात करें तो इसका क्वार्टर ऑन क्वार्टर 8.2% इसका क्वार्टर ऑन क्वार्टर रेवेन्यू बढ़ा। ईयर ऑन ईयर बात करें इसका जो रेवेन्यू है पेस ऑफ सेल्स ग्रोथ का, वो 56.5 ईयर ऑन ईयर। तो ये लगातार 9 वर्षों से ये कंपनी लगातार प्रॉफिटेबल है। तो आप समझ सकते हैं कि बाकी किसी आईटी कंपनी में ग्रोथ नहीं है, चाहे विप्रो हो, टीसीएस हो या टाटा एलेक्सी हो, और भी कंपनियों में बात करूंगा, तो इसका 56.5% इसका रेवेन्यू ग्रोथ है, पेस ऑफ सेल्स ग्रोथ, समझ सकते हैं, अच्छा खासा बढ़िया। और दूसरा बात करें इसका ईबिटा की बात करें तो ईबिटा इसका क्वार्टर एंड क्वार्टर 12.1% इसका ग्रोथ है इसमें।
और अगर हम बात करें ईयर ऑन ईयर EBITDA की बात करें तो 52.1% इसका ईयर ऑन ग्रोथ है EBITDA में। तो मार्जिन इसके काफ़ी अच्छे हैं। और दूसरा हम बात करें तीसरी पैट मार्जिन की, पैट की बात करें तो पैट अगर बात करें क्वार्टर ऑन क्वार्टर 21.5% इसका क्वार्टर टू क्वार्टर इसका पैट बड़ा है। और यदि हम इसका ईयर ऑन ईयर बात करें तो इसका जो पैट है ईयर ऑन ईयर जो इसकी ग्रोथ है 138.4% ईयर ऑन ईयर पैट का ग्रोथ है। अब मैं एक चीज़ बता दूं यहाँ पे, जैसे मैं बताता हूँ मेरे वीडियो में आप देखेंगे कि यदि किसी कंपनी का पैट मार्जिन सेल्स ग्रोथ से ज़्यादा होता है तो इस प्रकार का स्टॉक बहुत ज़्यादा पैसा बना के देता है। वैसे हालांकि अभी कोफोर्ज का स्टॉक नहीं चल रहा है, लेकिन इससे फंडामेंटल जो कॉर्पोरेट डॉक्यूमेंट बहुत बढ़िया है और आने वाले समय में जब भी अपॉर्चुनिटी मिलेगी इससे तो जो बाकी कंपनियां उससे कई गुना बेटर ग्रोथ करेगी ये कंपनी। तो ऐसा मेरा एनालिसिस है और मानना है, मतलब एनालिसिस है मेरा, क्योंकि जो मैंने पढ़ा है अगर किसी कंपनी का पैट ग्रोथ सेल्स ग्रोथ से ज़्यादा होता है तो इस प्रकार की कंपनियाँ बहुत ज़्यादा पैसा बना के देते हैं। अगर बात करें इनके बिजनेस की बात करें तो बिजनेस तो इनका हम पहले जोग्राफिकल जो रेवेन्यू कहाँ से आता है उसकी बात कर लेते हैं। अभी बिजनेस मॉडल की बात करें तो इनके रेवेन्यू की बात करें जोग्राफी पूरी दुनिया में तो अमेरिका में इनका अच्छा खासा बिजनेस है और 56.7% जो बिजनेस आता है इनका रेवेन्यू आता है वो अमेरिका से आता है। हालांकि अभी अमेरिका से टैरिफ का और इसका चीज़ें चल रहा है। मैं एक चीज़ बता दूं बिजनेस की बात करें अमेरिकन कंपनी को इंडियन कंपनी की हमेशा नीड रहती है क्योंकि उनका लेबर और जो उनको सस्ती पड़ती है। तो आईटी टेक्नोलॉजी भी इस कंट्री है और उन्हें आईटी कंपनियां चाहिए। तो कोफोर्ज का जो क्लाइंट है वो 56% 7% उनका ग्रोथ वहाँ से आता है। तो इसमें ज़्यादा कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, हालांकि थोड़ा बहुत फ़र्क पड़ सकता है लेकिन कोई ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ने वाला। दूसरा इनका जो बिजनेस आता है जो जोग्राफी है EMEA, इसका है 29.8% इसका रेवेन्यू वहाँ से आता है। तो इसमें ये 4-5 स्टेट आते हैं EMEA में। एक है यूरोप से इनका बिजनेस है, मिडिल ईस्ट में और अफ्रीका। तो यहाँ से इनका 20 मतलब कुल मिला के 30% के लगभग इनका रेवेन्यू वहाँ से आता है। अब बात करते हैं रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड तो 30.5% जो रेस्ट ऑफ द रेवेन्यू है, रेस्ट ऑफ जो रेवेन्यू है 13.5% वो रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड से इनका। तो अमेरिका सबसे बड़ा कस्टमर है इनका और अमेरिका में इनकी ज़्यादा सेवा है तो वहाँ से इनका रेवेन्यू आता है, ये बात आती है। अब इनका बिजनेस मॉडल समझ लेते हैं। बस देखा जाए तो आईटी कंपनी कर दी जाए भाई, आईटी कंपनी जो TCS है, TCS क्या करती है जैसे इंडियन गवर्नमेंट का हमारा जो इनकम टैक्स का जो सॉफ्टवेयर है उसको पूरा हैंडल TCS करता है। तो ये दूसरे कंपनी की किसी की सैलरी हैंडल करते हैं, किसी का सिस्टम सॉफ्टवेयर को हैंडल करते हैं। तो इनके पास इंजीनियर एक्सपर्ट होते हैं। तो कंप्यूटर साइंस की कंपनियां पूरी दुनिया में आजकल आपको मालूम है सारा काम कंप्यूटर के द्वारा इंटरनेट के द्वारा होता है, टेक्नोलॉजी बेस है, सॉफ्टवेयर बेस सारा काम है, चाहे मोबाइल हो कुछ भी सारी चीज़ें जितनी भी सारी चीज़ें, चाहे आप बिजनेस की बात करें ई-कॉमर्स की बात करें तो इसमें भी IT एक्सपर्ट की ज़रूरत होती है। तो IT बेस्ड कंपनी है। तो ये किन किन को सुविधा देती है अपनी, मतलब कौन कौन क्लाइंट है इनका, बैंकिंग एंड फाइनेंशियल सर्विसेज इनका क्लाइंट है, ये वहाँ अपनी सुविधाएँ देते हैं। इन्हें सॉफ्टवेयर भी देते हैं और उनकी कोई प्रॉब्लम आती है वो भी देते हैं, जो फाइनेंशियल सर्विसेज है वो भी वहाँ पे देते हैं। दूसरा है गवर्नमेंट को, ये इंडिया की गवर्नमेंट है या माने जो दूसरे कंट्रीज़ की जो बैंकिंग है, जैसे मैंने बैंक की बात करूँ तो इन सारे कंट्रीज़ में क्या ये अपनी सुविधाएँ देते हैं। और गवर्नमेंट है जो भी अलग अलग मतलब कंट्रीज़ की गवर्नमेंट है तो उनको ये सुविधाएँ देते हैं, मतलब उनको अलग सर्विस या सुविधाएँ प्रोवाइड कराते हैं, उनके टाइप होते हैं। दूसरा इंश्योरेंस कंपनियाँ भी इनको एक सॉफ्टवेयर चाहिए, बढ़िया चाहिए, मतलब जैसे कि तुरंत चीज़ें पता चल जाए क्योंकि बहुत सारा डेटा चलता है उसमें, भाई रिन्यू कराने ये सब चीज़ें। तो इंश्योरेंस भी इनका वो है। ट्रैवल ट्रांसपोर्टेशन एंड हॉस्पिटैलिटी, तो ये भी बहुत ज़रूरी है भाई, आजकल बहुत सारे ऐप इसमें आ गए हैं तो आप देख रहे हैं सब ये IT बेस में। दूसरा सर्विस की बात करें तो कौन कौन सर्विस प्रोवाइड कराती है, इंजीनियरिंग हो गई, इसमें ये सर्विसेज देते हैं। इंजीनियरिंग का मतलब होता है कि जो हमारे जो फंडामेंटल होते हैं हार्डवेयर्स होते हैं तो उसमें भी ये कंपनी काम करती हैं, मतलब उसके साथ कैसे कोई सॉफ्टवेयर टच हो रहा है नहीं हो पा रहा है, अटैच हो रहा है, काम कर रहा है नहीं कर रहा है, तो ये सारी चीज़। अब दूसरी बात है इंटेलिजेंट ऑटोमेशन, इस पे भी ये अपनी सर्विसें प्रोवाइड करते हैं। डेटा एंड इंटीग्रेशन पे भी अपना ये बिजनेस सर्विसेज देते हैं। और दूसरा है क्लाउडिंग का मतलब समझते हैं जो डेटा हवा में रहता है, और क्लाउडिंग एंड इंफ्रास्ट्रक्चर एंड मैनेजमेंट, इस पे भी अपनी सर्विसें ये जो मैंने बताया इतने कंपनी को देते हैं कंट्रीज। दूसरा है बिजनेस प्रोसेस मैनेजमेंट, भाई कोई बिजनेस मैनेजमेंट प्रोसेस है उस पर भी ये लोग अपनी सेवाएं प्रोवाइड करते हैं। तो इनका क्लाइंट भी हो गया, कौन कौन इनके क्लाइंट हैं, और इनका जोग्राफी एरिया भी हो गया, तो अमेरिका है। अब हम बात कर लेते हैं
तो आपको इनका फाइनेंशियल डेटा मिल गया और इनका बिजनेस क्या है, ज्योग्राफी क्या है, किस प्रकार की सर्विस देती है आईटी कंपनी। वैसे आईटी कंपनी को अगर बात करें, मुझे आईटी कंपनी पसंद है क्योंकि हम जो है पे टेक्नोलॉजी के सभी लोग काम करते हैं और आज के समय में आईटी कंपनी सबको ज़्यादा पसंद होंगी, लेकिन हमें कंपनियाँ चूज करने समय ये देखना चाहिए कौन सी कंपनी बेटर है। तो मैनेजमेंट गाइडेंस जो बहुत महत्वपूर्ण होता है, और मैनेजमेंट की गाइडेंस की जो कमेंट्री मैंने आपको बताया कौन कॉल पे मिलती है वहाँ, और मैंने भी कौन कॉल को पढ़ा है और मैंने उसमें से जो चीज़ें बढ़िया बढ़िया निकाली हैं वो आपके सामने रखने के लिए। तो क्वार्टर जो FY26 का Q1 है, कंपनी ने लगातार मतलब जो 9.6 से लगातार जो डॉलर में मतलब 9.6% डॉलर में जो ग्रोथ दर्ज की है वो काबिल तारीफ है लगातार, मतलब Q1 FY26 में। वैसे देखा जाए इंडिया में देखा जाए तो उसकी 50% ग्रोथ है और डॉलर में बात करें तो इसकी 9.6 है। तो दूसरा मैंने आपको बताया दो प्रकार का डाटा अवेलेबल कराई, दोनों पर इंडियन रुपीज़ में भी कराती है और डॉलर में भी कराती है। तो इसका ग्रोथ रेट बढ़िया। और इबिटा ग्रोथ की बात करें तो 14% क्वार्टर इन्होंने ग्रोथ पहले ही कर चुके हैं, तो इसका रास्ता और तैयार कर दिया, मतलब आगे का रास्ता क्लियर है। कहने वाला अगर हमें इसको फ्लाइट उड़ानी है तो इन्होंने रन भी पहले भरा दिया। तो ये दूसरी बात करें उनकी जो ग्रोथ स्टोरी है, मैं आपको बताऊँ ट्रेन, तो जो 9 ईयर उस कंपनी को हो गए, 9 साल में चल रहा है, तो इसमें देखें तो इनकी जो ग्रोथ हुई है वो एक्सेलरेटेड तरीके से हुई है। और मैं आपको बताता हूँ एक्सेलरेटर होता क्या है कि जो एक होता मल्टीप्लायर के बारे में समझ लेना। जो मल्टीप्लायर के बाद की जो सिचुएशन आती है वो जो बहुत तेज़ी के साथ ग्रो करती है उसे कहते हैं एक्सेलरेटर, जिसे हिंदी में तुरक भी कहते हैं। तो आप समझ सकते हैं मतलब इतनी फास्ट इसकी जो ग्रोथ है। तो 9 ईयर में इन्होंने बहुत एक्सेलरेटर की दर से ग्रोथ किया। और दूसरी एक चीज़ बताएं, इन्होंने जो ग्रोथ की है वो कैसी ग्रोथ की है, मतलब सस्टेनेड ग्रोथ है। मतलब ऐसा नहीं है कि भाई अगले क्वार्टर गिर जाएगी, नहीं, मतलब लगातार चलने वाली प्रक्रिया है उनका जो ग्रोथ है। और पूरे साल जो इस क्वार्टर की बात करें तो इनकी जो ग्रोथ है वो सस्टेनेबल है, सस्टेनेटेड है। और ईयर पूरे ओवर द ईयर का हमारा पूरा प्लान बना लिया। इस कंपनी की और भी बहुत सारी बढ़िया चीज़ है। एग्जीक्यूशन इंटीग्रिटी, मतलब एग्जीक्यूशन, कोई जैसे मैंने बताया कोई मैनेजमेंट जो बात कहता है वो वही करता है, उसे कहते हैं एग्जीक्यूशन। किसी कंपनी के मैनेजमेंट में ये किसी कभी कोई कॉन्फ्लिक्ट होगा तो ये देखना उसका एग्जीक्यूशन कैसा है, मतलब जो उन्होंने मैनेजमेंट ऑफ कमेंट्री में बताया अपनी कॉन कॉल में और उसको पूरा किया, तो इसका मतलब वो मैनेजमेंट बढ़िया, जो कहता है वही कहता है। कुछ मैनेजमेंट तो ऐसे होते हैं जो कहते हैं उससे ज़्यादा करते हैं। और इसकी बात करते हुए एक उदाहरण लीजिए, जिनेसिको हॉस्पिटल है लाइफ केयर, जिसको मनीष आचार्य चलाते हैं, जो उसके मैनेजिंग डायरेक्टर हैं। तो आप वो जितना कहते हैं उससे ज़्यादा अभी Q1 का रिजल्ट आया उनका, उन्होंने जो प्रॉमिस किया था उससे ज़्यादा ग्रोथ आई होगी। तो इस प्रकार के जो मैनेजमेंट होते हैं, जो कोई भी हो उसके साथ हमेशा रहना चाहिए। तो इनका जो एग्जीक्यूशन का जो इंटीग्रिटी है वो बहुत ज़बरदस्त है, मतलब जो कहते हैं वो उसको समय पूरा करते हैं। अब दूसरी बात करें इनकी जो सस्टेनेबल जो परफॉर्मेंसेस, मतलब एवरी वीक, मतलब इनका कहने वाला जो अपना जो वीकली इनका जो परफॉर्मेंस है उसको एवेल्युएट करते हैं। आप समझ लीजिए एक कंपनी होकर वीकली अपनी एनुअल जो परफॉर्मेंस है, मतलब बिजनेस है, उसको एवरी वीक उसको ट्रैक करती है कि उसकी परफॉर्मेंस क्या आ रही है। और हम अपने स्टॉक को नहीं देख सकते एक वीक में, बताइए कितनी हम लेजी हैं, तो ये गलत है। दूसरी बात करते हैं इनकी जो एग्जीक्यूशन इंटीग्रिटी है, इंटेंसिटी है जो, और उसको देखा तो सिंगल माइंड सेट है। सिंगल माइंड सेट का मतलब है कि अगर कोई भी किसी कंपनी में कोई प्रॉब्लम आती है, कोई क्लाइंट के साथ कोई दिक्कत आती है, तो वो क्या करते हैं, ये नहीं है कि वो देखेंगे, वो सिंगल माइंड सेट है। एक कोई भी छोटी सी प्रॉब्लम है उसको एक बहुत बड़े टारगेट के रूप में रहते हैं, और मतलब एक उनका एक यूनिक मेथड है। मतलब कहने का मतलब है कि उसमें दुनिया की चीज़ें नहीं लगानी, वो सिंगल माइंड सेट है कि इसमें ये प्रॉब्लम है तो इसको जल्दी से जल्दी पिकअप किया जाए, उसका सोल्यूशन किया जाए, और जो भी टीम है उसको काम करेगी, वो 100% वो काम करेगी। तो कोफोर्ज इस मामले में, कोफोर्ज जो कंपनी है इस मामले में बहुत ज़्यादा यूनिक है। तो इनका सिंगल माइंड सेट है और कोई भी प्रॉब्लम है तो उसको सॉल्व करती है। और दूसरी बात करें ना, हाइपर स्पेशलाइजेशन, मतलब हाइपर स्पेशलाइजेशन का मतलब जो जैसे कहते हैं ना कि तुम क्या, जैसे कोई दो लोग थे, बोले तुम क्या काम कर सकते हो, बोले मैं ये काम कर सकता हूँ। दूसरे बंदे ने कहा कि आप क्या, बोले जो कोई काम नहीं कर सकता उस काम को मैं कर सकता हूँ। तो इस प्रकार का इनका स्पेशलाइजेशन है, मतलब जो प्रॉब्लम होगी बहुत बड़ी प्रॉब्लम वो कोई सॉल्व नहीं कर रहा, तो कोफोर्स कहती है उस प्रॉब्लम को हम सॉल्व करेंगे। तो इनका हाइपर स्पेशलाइजेशन है इस चीज़ में। तो ये, और दूसरी एक चीज़ बात करें, इन्होंने जो एआई का आजकल ज़माना है, और एआई एक बहुत बड़ी चुनौती तो नहीं है, मैं समझता हूँ कि जो हेल्पिंग हैंड है। और देखिए माइंड का जो ह्यूमन बीइंग का ब्रेन है उसका मुकाबला तो नहीं कर सकता, क्योंकि एआई को इसने बनाया, और एआई जो काम करता है वो इन्फॉर्मेशन के बेस पे आधार पर करता है।
लेकिन एज ए ह्यूमन बीइंग माइंड को कभी ये उसका सब्स्टिट्यूट नहीं है। ह्यूमन बीइंग के जो माइंड है उसका जो कहने का मतलब उसकी जो क्रिटिकल थिंकिंग है, जो एनालिसिस करने की कैपेसिटी है, वो एआई के पास कभी नहीं हो सकती, क्योंकि ये ह्यूमन मेड है। तो ये बात तो सही है, लेकिन हाँ हेल्पिंग हैंड बहुत बढ़िया। तो बाकी चीज़ें हमारी ये ईजी कर देती है, बहुत ज़्यादा ईजी करता है। अब तो स्टॉक मार्केट में एनालिसिस करने के लिए एआई का इस्तेमाल करते हैं। लेकिन तो एआई पे इन्होंने काम करने के लिए इन्होंने क्या अपना बजट बढ़ाया और स्पेंडिंग बढ़ा दी है इन्होंने, और जो इनका जो बजट का एक्सपेंडिचर है एआई पे वो डबल डिजिट में चला गया, मतलब डबल डिजिट के रेट से उसमें एक्सपेंडिचर इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं। अब Q1 FY26 के दौरान इन्होंने, और जो दूसरी एक चीज़ बता बड़ी मज़ेदार बात है कि आपने देखा होगा TCS ने बहुत सारे एम्प्लॉय को छटनी कर दी, और भी कंपनियों ने किया, लेकिन कोफोर्ज ऐसी कंपनियां जिन्होंने 1164 लोगों को नया जॉब दिया। आप समझ रहे हैं, ये कंपनी का और विस्तार कर रहे हैं। जो लोग मैं समझता हूँ जो TCS वगैरह से निकले होंगे बढ़िया, उन्हें कोफोर्ज ने लिया होगा। तो 1164 लोगों ने नई जॉब दिया, मतलब कहने का मतलब ये कंपनी, मतलब लोगों को, इनके पास कोई रिसेशन का कोई बहाना नहीं है, इनके पास काम ही काम है। और इन्होंने एक ऐप भी मतलब एआई डेवलप कर रहे हैं, जेन एआई पावर्ड सॉल्यूशन। तो इन्होंने एक अपना जेन एआई जो वो भी लॉन्च किया है इन्होंने, और मतलब इस पर काम करें, मतलब जी आ चुका है मार्केट में। अब दूसरी बात करें फोर्स की, तो ईपीएस ग्रोथ इनका जो है पॉजिटिव है, ईपीएस का अर्निंग पर शेयर बढ़िया 9.5 पर शेयर इनका अच्छा खासा है, बढ़िया, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। और दूसरी बात करें जो कैपेक्स की भी बात करिए कंपनी, जो इनका टोटल रेवेन्यू होता है ईयर ऑन ईयर, जो भी रेवेन्यू ग्रोथ है उसकी, उसका जो उनका पहले 2% था उसका किसका कैपेक्स करने का, अब वो अप टू 5%, जो टोटल रेवेन्यू उनका सेल्स ग्रोथ है, जो प्रॉफिट है उसका 5% जो कैपेक्स में पैसा खर्च करेंगे, मतलब कंपनी का एक्सपेंशन करेंगे। ये इनका प्रॉमिस है, मैं नहीं कह रहा, ये इनके डॉक्यूमेंट में वो मैंने इनको पढ़ा है, वो मैं आपको बता रहा हूँ। और दूसरी बात करें, जो देखिए ऐसा इस समय बैंकिंग सेक्टर में थोड़ा रिसेशन है, लेकिन एक चीज़ बताएं, कंपनी की सर्विस तो लेनी पड़ेगी भाई। आप एक बताओ, कोई कंपनी रिसेशन है तो उसका फिक्स कॉस्ट तो जाएगा, उसका लेबर है, सॉफ्टवेयर है, मशीनरी है, वो तो उतनी चलेगी, लाइट है, पंखे सब चलेंगे नहीं चलेंगे। आपके यहाँ क्लाइंट आए नहीं है, आपकी कोई दुकान चलाते कोई क्लाइंट आए ना, आप कुर्सी में बैठेंगे, अपना टाइम देंगे, लाइट जलाएंगे, पंखा चलेगा नहीं चलेगा, चलेगा नहीं चलेगा। जो भी कंप्यूटर चला रहा है, जो भी आपका लेजर देख रहा है, वो तो आएगा ही आएगा, पैसे देने पड़ेंगे। तो इसी प्रकार से बैंकिंग सेक्टर में भले से रिसेशन हो या उनका जो लोन बुक का ग्रोथ है वो सिंगल डिजिट में हो, लेकिन काम कम है, लेकिन पैसा तो क्लाइंट को देना ही पड़ेगा, तो कोफोर्स का इसमें कोई नुकसान होने वाला नहीं है। अब जो लास्ट बता, हम पीयर टू पीयर, अगर हम P2P एनालिसिस कर लेते हैं, तो P2P एनालिसिस क्या होता है, ये भी करना बहुत ज़रूरी है, मैं आपको बता दूँ। ये लास्ट पॉइंट होता है, क्योंकि हमें उस कंपनी के साथ रहना है, या हमें अपने पोर्टफोलियो में उस कंपनी को रखना जिसकी पेस ऑफ सेल्स ग्रोथ सबसे ज़्यादा हो, जो अपने सेक्टर का लीडर हो पेस ऑफ सेल्स ग्रोथ में। कैपेक्स से नहीं, कैपेक्स तो छोटा बड़ा हो सकता है, कैपेक्स से कोई कंपनी बड़ी नहीं बनती, वो साइज में, अमाउंट में, एसेट में बड़ी हो सकती है, लेकिन वो कंपनी ग्रोथ कब करेगी, वो ग्रोथ जब करेगी जब उस कंपनी का पेस ऑफ सेल्स ग्रोथ सबसे ज़्यादा हाई होगा, तो वो कंपनी विजेता होगी, मार्केट कैप को ज़्यादा कवर करेगी, मतलब जो मार्केट में हिस्सेदारी है वो ज़्यादा कवर करेगी। और एक चीज़ बता दूं, मार्केट में आपको बता दूं, जितना एक्टिव इन्वेस्टर है वो हमेशा जो लो पेस ऑफ सेल्स ग्रोथ है वहाँ से पैसा निकाल के और हमेशा कहाँ डालता है, जो हाई पेस ऑफ सेल्स ग्रोथ कंपनियाँ होती हैं उनमें सारा पैसा आता है। मतलब जो कंपनियाँ हाई पेस ऑफ सेल्स ग्रोथ करेगी सारा पैसा उसके पीछे आएगा, ये साफ समझ लीजिए, ये फैक्ट है। और इसीलिए ऐसी कंपनियां मल्टीबैगर कंपनियां होती हैं, जिनका पेस ऑफ सेल्स ग्रोथ ज़्यादा होगा, सारे एएमसी कोई भी सब पैसा निकाल के ऐसे उसमें डालते हैं। डीआईएस का देखेंगे, एफआईएस का, वो यही करते हैं और मोटा पैसा बनाते हैं। तो आप इस चीज़ को समझ लीजिए। तो पीयर टू पीयर एनालिसिस बहुत जरूरी है, जो कंपनी उस सेक्टर की सबसे ज़्यादा ग्रोथ कर रही है वही स्टॉक पैसा बना के देगा, और हमें भी उसी स्टॉक के साथ रहना चाहिए जो स्टॉक सबसे ज़्यादा, जिसकी पेस ऑफ सेल्स ग्रोथ ज़्यादा है। हम ये कर सकते हैं, पहले नंबर और दूसरे नंबर की कंपनियों में अपने डीमेट अकाउंट में होल्ड कर सकते हैं या उनमें होल्डिंग बढ़ा सकते हैं। तो अब बात करते हैं, तो पीयर टू पीयर एनालिसिस की बात करें तो यहाँ इसको देख लीजिए, बहुत जरूरी है। जैसे हम बात करें कोफोर्स की बात करें, तो कोफोर्स का जो ग्रोथ है वो आपको मैंने बताया 56.49% है ईयर ऑन ईयर। हम टीसीएस और मार्केट कैप की बात करें तो उनका 6000 ये 61,058 करोड़ का इनका मार्केट कैप है।
और इनका जो ग्रोथ है पेस ऑफ सेल को 56.49% है ईयर ऑन ईयर। अगर हम टीसीएस की बात करें, टीसीएस तो बहुत बड़ा हाथी है, तो सबसे इनका मार्केट कैप सबसे ज्यादा है, 1,14,935 करोड़ का मार्केट कैप है, सबसे बड़ी कंपनी है। और इसका पेस ऑफ सेल्स ग्रोथ पता है कितना, 1.35 ईयर ऑन ईयर। इसलिए टीसीएस का ग्रोथ चला गया, वो पैसा बना के नहीं देगा स्टॉक। दूसरी बात करें इन्फोसिस की, इन्फोसिस की अगर हम बात करें तो 63,947, मतलब इतना मार्केट कैप है इसका। उसका पेस ऑफ सेल्स ग्रोथ कितना मालूम है आपको? जिसका पेस ऑफ सेल्स ग्रोथ है, मतलब इसका तो माइनस में ही रहता है, माइनस में 0.7%। वो सॉरी, नहीं इन्फोसिस का नहीं, इन्फोसिस का 7.54% है। इन्फोसिस का ग्रोथ टीसीएस से ज्यादा है, तो 7.54 ईयर ऑन ईयर है, तो इसका भी मतलब इतना ग्रोथ है। दूसरी बात करें एचसीएल की बात करें, एचसीएल के भी भाई देखें तो इनका 8.17% इसका ईयर ऑन ईयर ग्रोथ, सिंगल डिजिट। अगर माइंड ट्री की बात करें तो माइंड ट्री का जो पेस ऑफ सेल्स ग्रोथ है ईयर ऑन ईयर, वो है आपका 7.63%, तो बहुत कम। और दूसरी बात करें विप्रो, विप्रो की तो बात ही करना बंद कर दो। विप्रो का हमेशा पेस ऑफ ग्रोथ माइनस में ही रहता है, तो इस बार इनका जो पेस ऑफ सेल्स ग्रोथ है विप्रो का 0.78%, आप समझ लो क्या पैसा बना के देगी। और दूसरी बात है टेक महिंद्रा की बात करें, टेक महिंद्रा का जो पेस ऑफ सेल्स ग्रोथ है 2.66, मतलब 2.66% ईयर ऑन ईयर, क्या पैसे बना के देगा बताओ। और दूसरा बात करें परसिस्ट सेस, जो सबसे लास्ट में आती है, इसका भी दूसरे नंबर पर 21.79, ये कंपनी दूसरे नंबर पर आईटी में आती है। एक कंपनी और है टाइगॉन टेक्नोलॉजी, इसका पेस ऑफ सेल्स ग्रोथ कितना माना, -7% ईयर ऑन ईयर। तो ये इनकी कंडीशन है। तो इसमें दो कंपनी बढ़िया है, सबसे टॉप पे आती है आपका कोफोर्ज और दूसरे नंबर पे आती है इनका परसिस्टेंट सेल्स कंपनी है, 21% या 22% के लगभग इसका सेल्स ग्रोथ है। तो ये आपको डिसाइड करना है क्या किसके साथ रहना, ये रहा आपका रिजल्ट। तो हम बात करते हैं, जैसे मैंने आपको बताया कि हमें एक्टिव इन्वेस्टिंग सीखनी और किसी भी कंपनी को ट्रैक करना है, उस कंपनी को जो इन्वेस्टमेंट के इंडिकेटर्स हैं एक्टिव इन्वेस्टमेंट के, उनको देखना है, उन पर अगर खरी उतरती है तभी हम उस कंपनी के साथ रहेंगे, अदरवाइज नहीं रहेंगे। और हमें मैंने बता दिया किसी स्टॉक को हमें बेचना आना चाहिए, जिस कंपनी में पेस ऑफ सेल्स ग्रोथ नहीं हो या मैनेजमेंट खराब हो, ऐसे स्टॉक को अपनी डीमैट अकाउंट में आप लोग ना रखें। मेरी रिकमेंडेशन है किसी स्टॉक को, लेकिन सावधानी बरतें। तो ये 6 पैरामीटर है, इन पे आप सोचिए और काम करिए। और आपको अगर एक्टिव इन्वेस्टिंग सीखनी है तो मेरे चैनल पर बहुत सारे वीडियो पड़े हुए हैं, तो उनको आप सुन सकते हैं। और आने वाले वीडियो जो भी हैं और बढ़िया वैल्यूएबल आएंगे, जिससे आपकी लाइफ में वैल्यूएडिशन हो सकता है, उस पर भी आप काम करिए। तो मेरी शुभकामनाएं, आप एक्टिव इन्वेस्टर बने और मेरी कई हुई बातें अगर उसे अमल में करते हैं तो बहुत सारा वैल्यूएडिशन हुआ होगा। तो इसी के साथ बात खत्म करते हैं। जय हिंद, जय भारत।